एयर इंडिया की फ्लाइट 171 गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पे उड़ान भरती है और मिरेकली 1:40 पे बीजे मेडिकल कॉलेज पे जा करके वो क्रैश कर जाती है। इस विमान में 242 लोग, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और एक व्यक्ति मिरेकली बच गया। और बचने का कारण उनका यह था कि वो सीट 11A पे थे और उनके पास इमरजेंसी एग्जिट था। और वो बताते हैं कि जैसे ही प्लेन क्रैश किया, इमरजेंसी एग्जिट का द्वार टूट गया और वो अपने सीट बेल्ट खोल करके बाहर निकल के भाग गए। और इस मिराकल से ये पता चलता है कि भगवान इस दुनिया में हैं और जिस व्यक्ति की आयु जब पूज जाती है तभी उनकी मृत्यु होती है। 242 लोग अगर मौजूद हैं, उसमें 241 लोग मर गए, जिसमें एक व्यक्ति अगर बच जाता है तो इस बात पर विश्वास तो बनता है। ऐसा कहा जा रहा है कि हॉस्टल्स में जो इंटर्न थे, जो लंच कर रहे थे, उस समय लंच का समय था, उसमें भी 28 से 30 लड़के मर गए हैं। और इस मरने का कारण यह है कि प्लेन जो है उन्हीं के छत के ऊपर क्रैश कर गया और हॉस्टल में सबसे ऊपर था और बच्चे उस समय लंच कर रहे थे और लंच करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बताया जा रहा था तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जब बच्चों के लाश निकल रहे थे तो कई सारे बच्चों के हाथ में चम्मच थी। उनके अपने दोस्त बताते हैं कि मेरे दोस्त के हाथ में चम्मच थी। ये सोचिए कितना भयावह मंजर हुआ होगा जब एक दोस्त साथ में लंच कर रहा है और बता रहा है कि 40 सेकंड पहले वो लंच करके बाहर निकल गया था और अगर 40 सेकंड देरी हो जाती तो वो आज इंटरव्यू नहीं दे पा रहा होता। और जब वो लाश निकालने गया, बगल में उसका जो दोस्त 40 सेकंड लेट कर गया खाने में, वो वहीं पे चम्मच के साथ ही मर गया। और जब उसकी लाश निकाली जा रही थी तो हाथ में अभी भी चम्मच था। जो लाशें वहां से निकाली जा रही थी देख के इतना भयावह लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरी तरीके से बॉडी जल गया हो, बॉडी पहचान में भी नहीं आ रही थी। और डीएनए टेस्ट कर करके परिजनों को उनके बॉडीज को सौंप दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस विमान में गुजरात के डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, वो भी थे और उनकी भी मृत्यु इस विमान दुर्घटना में हो गई है। यह विमान दुर्घटना भारत का ही नहीं जबकि विश्व का सबसे बड़ा विमान दुर्घटना है। और बोइंग कंपनी की ये जहाज ये पहली बार हुआ है कि उड़ान भरते के साथ ही रहस्यमयी तरीके से वो क्रैश कर गए। हालांकि ब्लैक बॉक्स जो रिट्रीव हुआ है वो पीछे के जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है वो वाला ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हो चुका है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जले हुए मलबे में से जो कॉकपिट रिकॉर्डर वाला ब्लैक बॉक्स है वो अभी नहीं मिला हुआ है। उस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद हमें पूरी फ्लाइट रिकॉर्डिंग और साथ में कॉकपिट में उस समय क्या क्या हुआ ये जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आखिर वो फ्लाइट क्रैश क्यों की थी। 1:38 पे जब वो फ्लाइट उड़ान भरी थी उसी समय मात्र 30 सेकंड के भीतर ही कैप्टन का मेडे मेडे एक बार दो बार सुनाई दिया और उसके बाद पूरी तरीके से एविएशन टावर से और फ्लाइट का जो डेटा था वो कम्युनिकेशन बिल्कुल कट गया, एकदम से कट गया। अब इंजन दोनों बंद हो गए। क्या हुआ फ्लाइट के साथ पूरी तरीके से यह रहस्य है और ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर इंजन फेलियर भी हुआ तो दोनों इंजन साथ में फेलियर और मात्र 30 सेकंड के उड़ान पे यह पहली बार हुआ है। किसकी गलती है, कहां पे चूक हुई है, अभी इसकी पूरी जांच तब तक नहीं हम कह सकते जब तक कि दोनों ब्लैक बॉक्स रिट्रीव नहीं हो जाते और दोनों का डाटा कैप्चर नहीं किया जा सकता। हालांकि जो टेल एंड पे ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग होती है वो बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन जो आगे का हिस्सा जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है उसमें जो कॉकपिट में ब्लैक बॉक्स होता है उसकी रिट्रीवल अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वो खोजा जा रहा है और जैसे वो मिल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि आखिर कॉकपिट में उस समय क्या बातें हो रही थी और क्या दिक्कतें आई थी। और इस दिक्कत के बाद हम इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि आखिर गलती किसकी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आखिर जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए एक नियम है कि जैसे ही फ्लाइट क्रैश करती है, गलती किसी की भी हो, फ्लाइट की गलती हो, कोई चिड़िया आ गई हो, किसी भी तरीके की गलती हो, तो फ्लाइट कंपनी जो है यानी एयर इंडिया जो है 1.4 करोड़ ईच पैसेंजर्स को देगी जिनकी कैजुअलिटी हुई है इस फ्लाइट दुर्घटना में। तो 241 लोगों को 1.4 करोड़ रुपए तो निश्चित मिलेंगे। अब जब दोनों ब्लैक बॉक्स मिल जाएंगे, कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स और टेल एंड में जो फ्लाइट रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स होता है, जो दोनों ब्लैक बॉक्स मिल जाएंगे तब जो डेटा सामने आएगा, अगर इसमें फ्लाइट कंपनी की गड़बड़ी हुई और इस पे केस हुआ तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि और कितना रुपए देना है। मतलब प्रत्येक पैसेंजर्स को 1.4 करोड़ फिक्स है, प्लस अगर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग और कॉकपिट रिकॉर्डिंग आने के बाद ये पता चल जाता है कि एविएशन कंपनी की ये गलती है, मतलब एयर इंडिया की ये गलती है, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कितना रुपए और देने हैं। हालांकि ये पैसे मिल जाने के बाद ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग मारे गए उनकी
पूर्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक सहायता हो जाती है। जिस घर के बड़े बुजुर्ग, जिस घर के कमाने वाले लाल की मृत्यु अगर इस फ्लाइट दुर्घटना में होती है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से हेल्प भी हो जाती है या जो व्यक्ति मर गए उनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, ये सबको पता है। और ये व्यथा जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तब भी उनके आंखों में जो आंसू थे, उनके जो बयान थे, इस बात को पूरी तरीके से बता रहे थे। मोदी जी जब घटनास्थल का विवेचन करने गए तो उनके पास जो कैमरे का एंगल से देख करके लोग भी हैरान थे कि इतनी बड़ी फ्लाइट दुर्घटना और इतने सारे कैमरा और इतने पोजेस। मोदी जी तो एक तरीके से जब टेल एंड को देख रहे हैं तो शो के जिस तरीके से पिक्चर लिया गया है वो भी मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी भी दुर्घटना में भी अपना अवसर कैसे ढूंढती है। एक रील बनाने वाले मंत्री भी वहां पहुंचे जो बैकग्राउंड में एकदम रोने वाला और भयावह रील डाल करके, म्यूजिक डाल करके जिस तरीके से उन्होंने रील अपलोड किया, इस पे सोचने वाली बात है। अमित शाह से जब पूछा गया कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई, इसकी जवाबदेही किसकी, तो वो साफ पल्ला झाड़ लिए ये कह के कि एक्सीडेंट्स को कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन। इसका मतलब यह है कि हमने जिन लोगों को सरकार में बिठाया है उनके अकॉर्डिंग एक्सीडेंट्स को कोई रोक नहीं सकता। ट्रेन में जब 296 लोग मारे गए ट्रेन के एक्सीडेंट्स में, तब भी यही बात कही गई थी कि एक्सीडेंट्स को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और इन आम लोगों का जो परिवार के लोग जाते हैं, इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन सरकार का ये होना चाहिए कि आखिर वो लोग जा क्यों रहे हैं, उनकी मृत्यु क्यों हो रही है, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। और इस तरीके से पल्ला झाड़ने से सरकार की जवाबदेही कम नहीं होगी। जो लोग मारे गए वो सोच भी नहीं सकते कि जिन लोगों को उन्होंने वोट देकर के जिताया था वो लोग ऐसी बातें कर करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे। गुजरात में, गुजरात का मैक्सिमम लोग वहां पे होंगे। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और इस तरीके से गुजरात मॉडल भी फेल हो गया। और गुजरात में जो लोग बीजेपी को जिताए हैं उनकी मृत्यु के बाद अगर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, अगर ऐसा बयान देते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स को कोई रोक नहीं सकता, तो ये सोचने वाली बात है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के की गई साजिश है। एक बात सोचिए, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के 30 से 40 सेकंड के भीतर ही वो क्रैश कर गई। ये पहली बार हुआ है और ये भारत में हुआ है। और इसकी जो चांसेस हैं कि बोइंग कंपनी का कोई भी दोनों इंजन एक साथ फेल कर जाए, बिलियन में रेयर 1% भी नहीं हो सकता। एक केस भी ऐसा नहीं हो सकता। बोइंग कंपनी का ये कहना है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, उनका ये कहना है। तो इस केस में भारत में ही वो प्लान क्रैश क्यों हुआ, सरकार को इसका जवाब देना होगा। विमान मंत्री, एविएशन मंत्री, ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। जब एयर इंडिया का रख रखाव टाटा ग्रुप को दिया गया था तो ऐसा सोचा जा रहा था कि बहुत सारा चेंजेज हो जाएगा, लेकिन अभी स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई है। कई सारे लोग जो टिकट कैंसिल करा दिए कि नहीं भाई अब मैं फ्लाइट से नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन से ही जाऊंगा। ये सोचने वाली बात है। 30 सेकंड के भीतर जिन लोगों की मृत्यु हो गई और जिनके पास 1 सेकंड का समय नहीं था चीख निकालने के लिए भी, उनके परिवार वालों से जरा पूछिए। जिस तरीके से बॉडी निकाली जा रही थी वहां पे, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई आदमी है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मतलब ब्लैक राख की तरीके से वो बॉडीज निकाली जा रही थी वहां से। और उस स्थिति में जब परिवार वालों को वो बॉडी मिली होगी तो जरा सोचिए, अमित शाह का ये बयान अगर सुनने को मिल जाए कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स रोके नहीं जा सकते, तो ये गलत है। एविएशन मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे सवाल हम लोगों को उठाते रहना चाहिए। पहलगाम हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, कभी भी सरकार इसका अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेती है, लोगों की जिम्मेदारी बता देती है। तो ये बिल्कुल गलत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपने आप को भविष्य वक्ता बता रहे हैं, जो अभी बेशर्म आदमी ऑस्ट्रेलिया में अपनी छुट्टी मना रहा है, वो बेशर्म आदमी को सोशल मीडिया से पता चला उसकी अपनी स्थिति, उसकी अपनी जो ज्ञान थी, उसकी अपनी जो शक्तियां थी वो कहां गई, उससे उसको पता नहीं चला। उसको सोशल मीडिया को देखना पड़ा तब जाकर पता चला। इसका मतलब यह है कि वो लोग हमें गुमराह करते हैं और उन लोगों को फॉलो करके, उन लोगों को पैसा दे करके हम ये करते हैं कि हम गरीब और गरीब हो जाता है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जाता है। ये कैसा भारत का सपूत है, ये कौन सा हनुमान जी का भक्त है, कौन से ब्रह्मचर्य जीवन ये जी रहा है कि छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उड़ के चला जाए हनुमान जी की तरह।
और ये बेशर्म आदमी ये कहता है कि मैं अमित शाह से बात करूंगा कि देश पे कभी भी कोई संकट आएगा तो उसका पर्चा मैं पहले निकाल दूंगा। तो अरे बेशर्म धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक बात बताओ, ये पर्चा, पहलगाम का पर्चा, पुलवामा का पर्चा, इस समय तुम्हारा पर्चा का फेल हो गया था, तुम्हारी शक्तियां फेल हो गई थी। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, और ऐसे लोगों के अंडर में रह करके बेवकूफ बनने से अच्छा है कि आप अपने मेहनत पर विश्वास रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। किसी को पैसा दे करके पर्चा निकलवा लेने से कभी कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग जो खुद छुट्टियां ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं मनाने, गर्मी में उनके भक्तगण अभी भी भारत के किसी गर्म जगह पे ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पैसे से वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अनफॉलो करिए जितना जल्दी हो सके। ये बिल्कुल बेहुदा लोग हैं और इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई शक्ति नहीं है, पाखंडी है। और इस तरीके से ये सरकार से मिलजुल के सरकार का गुणगान करते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये सरकार नहीं रहेगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे लोगों से बचना है, सरकार से क्वेश्चन पूछते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।